नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। समय का चक्र बड़ी तेजी से घूमता है। लोकसभा चुनाव का नतीजा आए अभी 2 महीने भी नहीं हुए। 4 जून को नतीजा आया। आज जब हम बात कर रहे हैं 24 जुलाई है। इस बीच में आप देखिए कैसे राजनीतिक परिदृश्य बदला है। अगर मैं ये कहूं कि 1 महीने 20 दिन में विपक्ष चारों खाने चित हो गया है तो कोई गलत बात नहीं होगी। देखिए, एक विमर्श की बात मैं करता रहता हूं कि नैरेटिव के मामले में, नैरेटिव बनाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़ रही है पिछले काफ़ी समय से, और विपक्ष इसमें लगातार उसको मात दे रहा है। अब स्थिति बदली। अब भी भारतीय जनता पार्टी विमर्श तय कर रही हो ऐसा नहीं लगता। इन 2 मुद्दों को छोड़कर जिन पर जो 2 शासनादेश आए हैं, एक उत्तर प्रदेश सरकार का जो कांवड़ यात्रा में जितने खाने पीने की जगहें हैं उन पर जो है अपनी पहचान बताने का, और दूसरा केंद्र सरकार का आदेश जिसमें 1966 का इंदिरा गांधी की सरकार का जो सरकारी आदेश था उसको वापस लिया गया। उस आदेश में प्रतिबंध लगाया गया था कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखाओं में शामिल नहीं हो सकते। इससे नैरेटिव बदला है, और किस तरह से बदला है और बजट ने क्या किया है। कल मैंने आपसे कहा कि ये बजट जो है कोई विमर्श बनाने में सफल नहीं हुआ, लेकिन आज मैं कह रहा हूं एक दूसरी बात। इस बजट ने विपक्ष के हाथ से नया विमर्श गढ़ने का जो उसके पास हथियार था, औजार था, या उसके पास जो मुद्दे थे उनको छीन लिया है। जब आपका विरोधी इस बात के लिए परेशान हो कि आपके खिलाफ बोले क्या, जब उसे बोलने के लिए मुद्दे न मिल रहे हों, तब आप समझिए कि आप जो है आपने उसको मात दे दी है। और यही हो रहा है। बजट आया है जब से, तब से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं जानने की कि विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है। पी चिदम्बरम वित्त मंत्री रह चुके हैं, उनसे लेकर बाकी सारे नेताओं, विपक्ष के सारे नेताओं को आप देख लीजिए, उनकी प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया। अगर आज के अखबार आपने देखे होंगे, टीवी चैनल शायद देख ही रहे होंगे, उस पर विशेषज्ञों की राय देख रहे होंगे, आलोचना का कोई बिंदु नहीं मिल रहा है। इस बजट की मेरी नज़र में सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी सफलता ये है कि इसमें उसके विरोधियों को आलोचना का कोई बिंदु नहीं मिल रहा है। यानी बजट ऐसा बना है, इस बजट को जो मैंने बात कल कही उस पर आज भी कायम हूँ कि ये बजट पॉलिटिकल बजट नहीं है। ये अर्थशास्त्र का और ये देश के आर्थिक विकास का बजट है। और सबसे मज़ेदार प्रतिक्रिया जो है वो पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनालिस्ट हैं, उनका कहना था कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंडिया का बजट है कि साउथ एशिया का बजट है। सारे पड़ोसी राज्यों को दिया है, कुछ पाकिस्तान को भी दे देते हैं। तो अब आप देखिए किस तरह की इमेज बन रही है। बजट मतलब देश का बजट है, एनुअल बजट है, कोई ऐसा नहीं कि 10 साल 20 साल का बजट है। एनुअल बजट है, सब बजट एनुअल होते हैं। एक सरकार लेखा जोखा अपना प्रस्तुत करती है कि पिछले वित्तीय वर्ष में क्या किया और अगले वित्तीय वर्ष में क्या करने वाले हैं। उस बजट का इस तरह का इम्पैक्ट, और विपक्ष के पास आलोचना के लिए एक बिंदु मिला, कहा कि ये सरकार बचाने का बजट है। अब आप देखिए उस इशारा जो है, अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए जो 15,000 करोड़ देने की बात हुई है, और उसके अलावा बिहार में एक्सप्रेस वे और दूसरी योजनाओं के लिए, परियोजनाओं के लिए 58,000 करोड़ रुपए, कि ये दोनों मुख्य एलाई हैं, इस दृष्टि से देखा गया है। लेकिन इन दोनों में आप 2-3 चीज़ों पर ज़रूर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि केंद्रीय बजट से कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, सीधे सीधे। मतलब राजकोषीय घाटे को जो कम करने की कोशिश है, या जो कम करने का प्रयास चल रहा है, जिस रास्ते पर सरकार चल रही है उसी पर चलती रहेगी। जो आंध्र प्रदेश को दिया गया है उसमें कल भी मैंने बताया था कि मल्टीलेटरल एजेंसी से फंड कराने की बात है, यानी सेंट्रल बजट से कोई पैसा नहीं जाने वाला। तो सरकार पर जब बोझ नहीं बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट जब कंट्रोल में रहेगा,
तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी, तो हमारी करेंसी कंट्रोल में रहेगी। उसके बहुत सारे असर होते हैं, पॉजिटिव असर होते हैं जो होने वाला है। दूसरा, बिहार को जो दिया है एक्सप्रेसवे और दूसरी जो परियोजनाएं दी हैं, अब एक्सप्रेसवे या हाईवे जो भी निर्माण होगा वो NHAI कराएगी, उसको सेंट्रल बजट से जो है उसके लिए पैसा जाएगा नहीं। तो केंद्रीय बजट पर यानी राजकोष पर कोई बोझ डाले बिना इन दोनों राज्यों के लिए किया गया है। और जो मैं बात कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल बजट नहीं है, अगर पॉलिटिकल बजट होता तो इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं होती, लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा होती। ऐसा कुछ नहीं किया गया है। बजट के जरिए राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं हुई है। ये हम आज़ादी के बाद से पिछले 10 साल में पहली बार देख रहे हैं कि सरकार जो है वो बजट का इस्तेमाल जो उसका उद्देश्य है यानी अर्थव्यवस्था को पटरी पर तेजी से दौड़ाने, विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाने का, उसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो विपक्ष के हाथ से अचानक जो है विमर्श फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप देखिए, और मैंने एक वीडियो बनाया था अभी 3-4 दिन पहले और कहा था जब ये सेशन शुरू हुआ कि विपक्ष किस तरह से जो है डिफेंसिव पर आ गया है। वो जो आक्रामकता थी पहले सेशन की वो सारी गायब हो गई है। तो बाढ़ के पानी का जो मैं जिक्र करता हूँ कि वो जो बाढ़ का पानी आया था 4 जून को, वो पानी उतरना शुरू हो गया है और पानी का, नदी का जो है वास्तविक जल स्तर अब धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो गया है। उसका एहसास जो है विपक्ष को अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है, लेकिन होने लगेगा। उनको ये बात जो है बड़ी अखर रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाकर भी नरेंद्र मोदी उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे अकेले भाजपा का बहुमत था, जब स्पष्ट बहुमत, बड़ा बहुमत था तब कर रहे थे। और उनकी उम्मीद के विपरीत जो सहयोगी दल हैं, खासतौर से 2 बड़े सहयोगी दल TDP और JDU, दोनों की ओर से कोई ऐसी अनड्यू डिमांड नहीं आ रही है। उनको उम्मीद थी कि ये प्रेशराइज करेंगे, दबाव डालेंगे, सरकार नहीं मान पाएगी, मतभेद बढ़ेगा, सरकार अस्थिर हो जाएगी, फिर गिर भी सकती है। इंडी गठबंधन के जितने नेता हैं आजकल वो सब के सब ज्योतिषी बन गए हैं, सब एक ही भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये सरकार बहुत जल्दी गिर जाएगी। और उनको अंदर से अगर उनके मन को अगर कोई पढ़ सके और उसकी बात बता सके तो वो बताएगा कि उनके मन में बहुत गहरे ये बात बैठ गई है कि ये सरकार बड़ी मजबूत है, ये गिरने वाली नहीं है 5 साल, और उनके लिए कोई मौका आने वाला नहीं। तो उनके भाग्य से छींका नहीं टूटने वाला, बिल्ली ऐसे ही ताकती खड़ी रह जाएगी। आप देखिए कि मेरा मानना है राजनीति में और पब्लिक लाइफ में नैरेटिव का बड़ा महत्व होता है। वो पब्लिक ओपिनियन बनाता है और पब्लिक ओपिनियन से अभी अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी मात खाकर आई है। उसको मतदाता ने नहीं हराया, उसकी विपक्ष के विमर्श की लड़ने की अक्षमता ने हराया। दूसरा कारण मैं मानता हूं इस लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से खास तौर से, वो खराब उम्मीदवार उतारने और इस गलतफहमी में रहने के कारण कि हम किसी को भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा। लेकिन अब लोकसभा चुनाव हो गया, उसका नतीजा आ गया, उस पर बहुत चर्चा बहस हो गई, तो उस मुद्दे को छोड़ देते हैं, आगे की बात करते हैं। इस बजट को मैं भारतीय राजनीति के, अगर अगले 5 साल की राजनीति की बात करें तो एक प्रस्थान बिंदु के रूप में देखता हूँ। ये देश की राजनीति को बदलने वाला बजट है, हालांकि राजनीतिक बजट नहीं है। अब आप इसका कमाल देखिए कि ये राजनीति को सीधे एड्रेस नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली इसका प्रभाव जो है वो राजनीति पर पड़ने वाला है। क्यों कह रहा हूं? विपक्ष के पास सबसे बड़ा हथियार था बेरोजगारी का। ये जो स्टाइपेंड की योजना शुरू की है, इसको जिस तरह से जोड़ा गया है CSR से, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, इसके जरिए हो क्या रहा था कि NGOs की मौज हो रही थी। जिनको ओबलाइज करना हो राजनीतिक दलों को या कॉरपोरेट हाउसेस को, उनको ये पैसा जा रहा था
और कई बार सरकार के विरोध में भी इसका इस्तेमाल और खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा था। अब उसका एक जो है ऐसा इस्तेमाल होने जा रहा है जो अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए और युवाओं के लिए एक प्रोडक्टिव जो है असर पड़ेगा। इसी तरह से आप देखिए रूरल डेवलपमेंट के लिए, हाउसिंग के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के पास क्या है कहने को। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये हमारे मैनिफेस्टो से चुरा लिया है। अप्रेंटिसशिप का जो ये पैसा देने का, स्टाइपेंड देने की घोषणा हुई है बजट में, ये मुद्दा कम से कम 20 साल से चल रहा है। और दूसरा जो है एंजल टैक्स का। अब आप विडंबना देखिए कि एंजल टैक्स लगाने वाली कांग्रेस पार्टी थी और लगाने के बाद वही मांग कर रही थी कि इसे हटा दिया जाए। अब हटा दिया गया तो कह रही कि हमारा एजेंडा चल गया। तो कांग्रेस पार्टी के पास वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है। कुछ न कुछ बोलना तो है, सरकार की प्रशंसा तो कर नहीं सकते, आलोचना करना है। तो हमारा मुद्दा ले लिया, आपका मुद्दा इसलिए ले लिया कि आप उस मुद्दे पर कुछ कर नहीं पाए। अब कोई कह सकता है कि भाई उनकी सरकार ही नहीं बनी पिछले 10 साल से, तो कैसे करते। तो उनकी 3 राज्यों में सरकार है, वहाँ इस योजना को लागू करके दिखाते। खटाखट लागू कर दिया होता तो बीजेपी को उसका फ़ायदा नहीं मिलता, उसका लाभ उठाने का शायद मौका नहीं मिलता। लेकिन केवल घोषणाओं से बात नहीं बनती। कागज़ की नाव थोड़ी दूर तैर जाती है लेकिन उस पर सवारी नहीं की जाती। कांग्रेस को ये गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी कि कागज़ की नाव स्थायी होती है, वो क्षण भंगुर होती है, उसका जीवन बहुत छोटा होता है। तो कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो विमर्श चलाया, जो एजेंडा चलाया, उसका समय पूरा हो गया। उसकी शेल्फ लाइफ भी ख़त्म हो चुकी है और उसकी एक्सपायरी डेट भी बीत चुकी है। तो अब उसका कोई असर होने वाला नहीं। और फिर से कह रहा हूँ कि जब आपके विरोधी के पास ऐसा कोई मुद्दा न बचे जिस पर वो आपको घेर सके, आपकी आलोचना कर सके, तो समझिए कि आपकी विजय हो गई है। और इस बजट के बाद यही हुआ है। जो एजेंडा सेट हो रहा है, उस एजेंडे को, पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने में तो मैं फिर कह रहा हूँ इस बजट का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। लेकिन इस बजट का पॉलिटिकल योगदान अगर आप देखना चाहें तो विपक्ष के हाथ से एजेंडा छीनने का है, विमर्श छीनने का है, नैरेटिव छीनने का है। अब विपक्ष के पास अचानक उसको लग रहा है कि उसके पास तो कोई नैरेटिव बचा ही नहीं। संविधान का मुद्दा उस पर उल्टा पड़ने लगा है। इमरजेंसी के खिलाफ जिस तरह से प्रस्ताव पास हुआ लोकसभा में, स्पीकर लेकर आए, उसके बाद संविधान हत्या दिवस मनाने का 26 जून को जिस तरह का फैसला हुआ, हर साल मनाया जाएगा। और कांग्रेस के राज में संविधान के साथ क्या क्या खिलवाड़ हुए, इनकी बात होने लगी। तो कांग्रेस कह रही कि, और उसके साथी दल कह रहे हैं, इतनी पुरानी बात करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं तो फिर कह रहा हूँ, इतनी पुरानी बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बहुत सारे मुद्दों पर आप परेशानी में पड़ जाएंगे। फिर तो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुग़लों और मुस्लिम शासकों के खिलाफ बोलने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते पर चलेंगे तो मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इमरजेंसी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का ऐसा काला धब्बा है जिसको बार बार, हर साल नहीं, हर दिन याद दिलाया जाए तो भी गलत नहीं है। किस तरह से एक परिवार ने और एक पार्टी ने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए संविधान का गला घोंटा, लोकतंत्र की हत्या की। इस बात को आने वाली पीढ़ियों को बार बार बताया जाना चाहिए, जिससे कोई और भविष्य में इस तरह की हिम्मत न कर सके। और हिम्मत करे तो जिस तरह का विरोध हुआ था 1975 में इमरजेंसी लागू होने के बाद, उससे कई गुना ज़्यादा विरोध हो, जिससे लागू करने वाले में ये हिम्मत ही ना आए कि वो लागू कर सके। इस बजट को इस नज़र से देखिए और पूरी राजनीति को देखिए, 4 जून के बाद की राजनीति को देखिए। बीजेपी धीरे धीरे, बड़े सधे कदमों से, लेकिन बहुत धीरे धीरे जो है, अपनी
विमर्श की क्षमता को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है और विपक्ष जो है बहुत तेजी से अपने विमर्श की क्षमता को खोता जा रहा है। ये बड़ा परिवर्तन आया है पिछले लगभग 1.5 महीने में और ये जैसे जैसे समय बीतेगा इसमें परिवर्तन आपको और तेज होता हुआ दिखेगा। खास तौर से जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनके नतीजे के बाद और तेजी से बदलेगा। लेकिन इतना तय है विपक्ष के लिए अब रास्ता उतना आसान नहीं। उसको लग रहा था कि उसकी सीटें बढ़ गई हैं, उसकी संख्या बढ़ गई है लोकसभा में, तो इससे उसकी ताकत बढ़ जाएगी। सीटों की संख्या से ताकत नहीं बढ़ती है। सबसे कमज़ोर विपक्ष अगर किसी लोकसभा में रहा है तो वो 1984 के नतीजे के बाद जब 414 सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी आई थी, राजीव गांधी आए थे, सब संख्या बल के हिसाब से सबसे कमज़ोर विपक्ष उस समय था। लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे प्रभावी विपक्ष उस समय था। 414 सीटें लेकर आने वाली पार्टी और मिस्टर क्लीन की इमेज वाले राजीव गांधी को 2 से 2.5 साल के भीतर जो है विपक्ष ने डिस्क्रेडिट कर दिया। मिस्टर क्लीन की इमेज जो है वो हवा में उड़ गई। क्या नारे लगने लगे उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और 1989 आते आते 5 साल पूरा होते होते वो सरकार सत्ता से बाहर चली गई और वो विपक्ष का पुरुषार्थ था मुद्दों को जनता तक ले जाने का और उनमें उसका प्रभाव पैदा करने का। तो संख्या से नहीं होता है, आपकी नीयत से होता है, आपकी नीति से होता है, आपके इरादे से, आपकी क्षमता कितनी है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की, इससे होता है। तो इस गलतफहमी में अगर विपक्ष रहेगा कि उसकी सीटों की संख्या बढ़ गई है तो वो मजबूत हो गया है और सत्तारूढ़ दल पर हावी हो जाएगा, तो उसे बड़ी निराशा हाथ लगने वाली है। और इसकी शुरुआत मैं कह रहा हूँ ये 2 शासनादेश और उसके बाद ये केंद्रीय बजट से शुरू हो चुकी है। अब विपक्ष को अपनी नई रणनीति पर विचार करना पड़ेगा अगर उसको मुकाबले में बने रहना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।